जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में और मोस्ट वेलकम। हम सब हिंदी ग्रामर पढ़ रहे थे, तो उसमें सबसे पहले हमने हिंदी का परिचय, फिर व्याकरण का परिचय, भाषा, लिपि और वर्ण विचार, ये सब हमने पढ़ लिया था। प्रारंभ में हमने देखा था कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। जिसमें वर्ण विचार को सबसे पहले पढ़ा हमने, क्योंकि वर्ण जो होता है वो किसी भी भाषा का सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको हमें प्रारंभ में पढ़ना होता है। क्योंकि वर्ण से ही शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं, फिर वाक्य मिलकर एक एक निबंध का, एक बड़े चैप्टर का निर्माण करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमने वर्ण विचार पढ़ लिया था। अब व्याकरण का जो दूसरा अंग है, शब्द विचार, उसका अध्ययन करेंगे हम। शब्द विचार व्याकरण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम शब्दों का अध्ययन करते हैं। अर्थात शब्दों के संबंधित जितने भी फैक्ट होते हैं, जितने भी तथ्य होते हैं, जितनी भी जानकारियां हमें जाननी होती है शब्दों के संदर्भ में, शब्दों के प्रसंग में, उसका अध्ययन हम शब्द विचार के अंतर्गत करते हैं। इस तरह हम शब्द विचार का ऐसे डिफिनेशन दे सकते हैं कि व्याकरण की वह शाखा वह शाखा जिसके अंतर्गत हम शब्दों का अध्ययन करते हैं। शब्द विचार कहलाता है। व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम शब्दों का अध्ययन करते हैं, शब्द विचार कहलाता है। अब हमें ये तो हम जान लिए कि जिसके अंतर्गत हम शब्दों का अध्ययन करते हैं वो शब्द विचार कहलाता है। अब हमें यह जानना है कि आखिर शब्द क्या होता है। यही शब्द जान पाएंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि शब्द विचार के अंतर्गत हम जो अध्ययन कर रहे हैं जिस शब्द का, आखिर वो चीज क्या है। तो हम अब जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द जो होता है, वर्ड, शब्द, वो जो हमने पहले वर्ण पढ़ा था, वर्णों का एक सार्थक समूह होता है जिसका एक एक सार्थक अर्थ प्राप्त होता है हमें। इस प्रकार हम शब्दों का डिफिनीशन इस तरह दे सकते हैं: वर्णों का वह सार्थक समूह वर्णों का वह सार्थक समूह जो विशेष अर्थ प्रकट करता है, शब्द कहलाता है। जो वर्णों का वह सार्थक समूह जो विशेष अर्थ प्रकट करता है, शब्द कहलाता है। जैसे हम देख लें, जैसे हमने जो भी यहाँ पे लिखा हुआ एक शब्द है, और ये सब अपना अपना एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे हमने यहीं पे लिखा है हिंदी। हिंदी एक शब्द है, और हम देख रहे हैं कि एक हिंदी लिखने का एक क्रम है, मतलब एक डिजाइन है, एक लिपि है, एक मतलब एक शब्दों का एक सार्थक समूह है। और जैसे देख रहे हैं हम, 3 शब्द है: ह, न, आधा न और धी। सॉरी, यहाँ पे 3 अक्षर और वर्ण दिए गए हैं: ह, न और दी, अर्थात हिंदी। और मतलब इसमें स्वर और व्यंजन तीनों मिलकर एक एक सार्थक समूह बना रहे हैं, स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण मिलकर, और तब एक एक सार्थक शब्द बन रहा है, और जिसका एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है अपने लिए, कि ये किसी किसी चीज का नाम है, मतलब अर्थात ये भाषा का नाम है। ठीक उसी तरह व्याकरण भी है। व्याकरण भी एक शब्दों का, सॉरी,
वर्णों का सार्थक समूह है जो हमें यह इंडिकेट कर रहा है कि ये एक ऐसा शास्त्र है जो हमें एक शुद्धता प्रदान करता है, किसी भी भाषा को शुद्धता प्रदान करता है, किसी भी भाषा के लिए वह पद्धति प्रदान करता है जिससे वह भाषा में शुद्धता आ सके। इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं वो एक विशेष पद्धति से है और एक जो वर्णों का समूह है और अपने लिए वो एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी लिखे गए हैं एक शब्दों के समूह में, वे सॉरी एक वर्णों के समूह में वे सभी शब्द हैं। अदर से भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे विचार, वर्ग, धर्म इत्यादि, बहुत सारे हो जाएंगे। ये सब एक शब्द है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि शब्दों को किन किन आधारों पर और कितने भागों में बांटा गया है। शब्दों को चार आधार पे बांटा गया है और चारों आधारों पर भी इनको कई भागों में बांट दिया गया है, लेकिन मुख्यतः शब्दों को चार आधार पे बांटा गया है। पहला, उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे और उत्पत्ति के आधार पे शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पे भी चार भागों में। पहला हो गया तत्सम, दूसरा हो गया तद्भव, तीसरा हो गया देशज और चौथा हो गया विदेशज। इस तरह से हमने पहला आधार देख लिया कि उत्पत्ति के आधार पे चार भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगला जो आधार है वो है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। सार्थक शब्दों में वे शब्द आते हैं जिसका अर्थ निकलता है, एक सार्थक अर्थ प्रदान करता है, और निरर्थक शब्दों में वे शब्द आते हैं जिनका कोई हमें अर्थ नहीं मिल पाता है। और बाकी इन सब के बारे में डिटेल में जब हम इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे वहां पे देखेंगे कि तत्सम तब शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं। अभी यहाँ पे हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि शब्दों को किन किन आधारों पर बांटा गया है। ये आधार का बांटने का ये दूसरा आधार है। सार्थक, निरर्थक। निरर्थक शब्द तो वैसे शब्द हो गए जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, तो इसके आगे ये यहीं पे स्टॉप हो जाता है। लेकिन जो सार्थक शब्द के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। जो सार्थक शब्द होते हैं उनके अंतर्गत पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी, अनेकार्थी और समानार्थी, ये चारों आ जाते हैं। तीसरा जो आधार है वो रचना के आधार पे। रचना के आधार पे शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। चौथा जो आता है वो रूपांतर या प्रयोग के आधार पे। रूपांतर या प्रयोग के आधार पे। रूपांतर और प्रयोग के आधार पे शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी, दूसरा अविकारी।
भिखारी और अभिकारी। भिखारी और अभिकारी, या इसे और भिखारी शब्द को भी चार भागों में बांटा गया है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और जो अभिकारी शब्द है उनको भी चार भागों में बांटा गया है: क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। इस तरह से पूरे शब्दों का चार आधार पर वर्गीकरण कर दिया गया है। अब अगले पार्ट में हम एक एक का कैसे वर्गीकरण किया गया है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है उनके बारे में जो भी पढ़ना है नेक्स्ट पार्ट पर पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद।